गाइस मेरा नाम है कीरा चांद। सॉरी दोस्तों, इतने दिन से जो वीडियोस नहीं आ रही थी वो उसका कारण ये था, एक्चुअली क्या है, मुझे डेंगू हो गया था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं, अब से डेली वीडियो आएंगी। तो गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्या भारत एवं विश्व का भूगोल। तो उसमें भी भारत का भूगोल चल रहा है। चैप्टर नंबर 14 पे हम पहुँच गए। चैप्टर नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 14 की बात करेंगे जो कि है जनसंख्या एवं नगरीकरण, यानी कि पॉपुलेशन एंड क्या है, अर्बनाइजेशन। राइट गाइज, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं काफ़ी आगे, यानी कि तो गाइस हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो 14 के बाद अब फटाफट ये जो है ना भारत का भूगोल होने वाला है ख़त्म, 17 तक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो 2-3 बातें कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर कोई दृष्टि आईएएस पढ़ना चाहता है तो। और गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरे 10K यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से फटाफट आप लोग करवा दीजिए। दूसरा है कि अगर आप घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो गाइस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगी। इस बुक की अगर आपको लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस्ट बुक है अगर हम बात करें ज्योग्राफी के लिए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़ लेंगे तो आपको दूसरी कोई सी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 है जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन। तो सबसे अच्छी बात सामान्य परिचय। और कई बार ऐसा होता है ना कि इसका जो इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन, अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में ना ये लिखने में बहुत, मतलब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें लिखा है किसी निश्चित क्षेत्र और समय में निवास करने वाले मानवों की जो कुल जनसंख्या मतलब संख्या है ना, उसको हम जनसंख्या बोलते हैं। मतलब इसने कहा एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जितनी भी मतलब संख्या है मानव की, उसे हम जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसने कहा जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का दूसरा अब क्या पहला स्थान हो चुका है। चाइना सेकंड पे पहुंच चुका है। ठीक है, ऐसे जनसंख्या का निर्धारण जो है जनगणना के माध्यम से किया जाता है, यानी कि हम हर 10 साल पे क्या करते हैं, जनगणना यानी सेंसस आता है, आपको पता होगा। ठीक है, इसने कहा आधुनिक पद्धति व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जो है, इसने कहा 1949 यानी कि भारत आज़ाद होता है 1947 में, 49 की बात करें में क्या होता है, स्वीडन में हुई थी जनसंख्या वो जनगणना। राइट, यानी इसने कहा सबसे पहली बार जो है 1949 में जो है कहाँ पे, स्वीडन। और स्वीडन कहाँ पे, यूरोप में। गाइस यहाँ पे जनगणना हुई है 1900। अब इसने कहा 1790 में सबसे पहले जो है दशकीय जनगणना की कार्य कहाँ पे होता है, दशकीय जनगणना मतलब 10-10 साल पे, अमेरिका में होता है। ठीक है, तो इसने कहा 1749 में स्वीडन में फर्स्ट टाइम हुआ, और 1790 में कहाँ, अमेरिका में हो रहा है दशकीय जनगणना। अच्छा, अब आ जाते हैं भारत में। तो भारत में अगर हम बात करें तो 1872, और यहाँ पे क्या था, लॉर्ड मायो के कार्य, यानी यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मेयो। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है आपका 1872 का। राइट, तो पहली जनगणना। अब यहाँ 1881 में देखिए अब कहानी क्या हुई। देखिए दो ईयर लिखे हैं। एक तो इसने कहा 1872 पहली बार हुआ, फिर 1881 में क्या होता है, कौन होता है इस वक्त गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड रिपन। तो गाइस मेयो भी याद रखिएगा, रिपन भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो जब लॉर्ड रिपन और 1881 की जब हमने बात की, हमने कहा 10-10 साल पे हो रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो 1881 वाला जब हमने बात करी, लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल थे, तब क्या होने लगा कई, अब क्या होता है, हर 10 साल पे, अब इन्होंने कहा कि रेगुलर होगा, हर 10 साल पे होगा। ठीक है, तो ये बात इसने कही, तो यहाँ 1881 से रेगुलर 10 साल पे होगा, ऐसा बोला गया। अब इसने कहा कि अब 1911-21 की का दशक की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सबसे कम थी। ठीक है, तो गाइस ये वाला जो ईयर है ना, या ये दशक आपको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा दशक है। ठीक है, 1911-1921 वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वृद्धि दर अगर हम बात करें जनसंख्या की तो वो सबसे कम थी। और इसने कहा यहाँ पे क्या कहा कि 1921 में क्या होता है इस जो वर्ष को है हमने बोल दिया महाविभाजक वर्ष, यानी कि ये वाला वर्ष ऐसा है जिसमें जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बहुत ही सबसे ही कम थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 1872 जब पहला मेयो वाला था, पहली बार हुआ था। इसके बाद इसने कहा 2011 की जो जनगणना है जो अभी हम देख रहे हैं ना, 15वीं जनगणना। ठीक है, तो चल रही है अभी तक, तो ये 15वीं है। मतलब 1872 से जो स्टार्ट होती है, 2011 वाली जो है 15वीं है। इनफैक्ट 2021 वाले का अभी आया नहीं है,
ये तो 2021 वाली चलती, ठीक है। जबकि स्वतंत्र भारत की ये कौन सी है, 7वीं है। मतलब अगर आप बात करें 1872 से तो 15वीं है, और अगर आप 1947 के बाद वाली से देखें तो 7th है, ठीक है। यानी कि भारत जब आज़ाद हो जाता है उसके बाद। तो जनगणना, तो वैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि जो भारत में वर्ष 1872 है उसमें उसके बाद 2011, देखिए इसमें 2011 वाली जनगणना लिखी है, जबकि अभी हम देखेंगे 2021 वाली। तो इसने कहा 2011 वाली 15वीं है, लेकिन 2021 वाली की हम बात करेंगे जो उसकी लेटेस्ट है 16वीं, ठीक है। और अगर हम वैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ है उसके बाद की अगर बात करें तो हमारी जो है अब 8वीं, 2021 वाली जनगणना की अगर बात करें तो वो 8वीं होगी, ठीक है। आगे देखते, अभी देखेंगे आगे सब पढ़ेंगे। तो इसने कहा कि जो जनगणना जो है ना वो आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, शिक्षा, आवास, घरेलू सुख सुविधाएं हो गया, शहरीकरण हो गया, जन्म दर, मृत्यु दर, अनुसूचित जाति जनजाति, भाषा, धर्म, पलायन, विकलांगता, अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जनानिकी संबंधी आंकड़ों के बारे में क्या है, सांख्यिकी एकत्रित करने का जो है सबसे विश्वसनीय क्या है, साधन, स्रोत है। अच्छा, देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो है आपका 246 के अनुसार भारत सरकार का एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, उसके अधीन जो है महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है, ठीक है। इसने कहा देश के जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश में उसमें क्या होता है, एक फील्ड अधिकारी होता है, और फील्ड अधिकारी के प्रधान जनगणना कार्य निदेशक होते हैं, ठीक है, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। एक बात यहाँ लिखा है कि जनगणना 2021 की हम बात करेंगे। अब इसने कहा तो जो जनगणना 2 चरणों में पूरी हुई। एक पहला जो चरण है उसमें हम आवास के बारे में जानकारी को शामिल करा, मकान के इस्तेमाल हो गया, लोगों को जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, संपत्ति, उसके बारे में जानकारी। और दूसरे चरण की अगर बात करें तो जनसंख्या की गिनती की बात है, तो इसे हमने जनगणना क्या बोलते, जनसंख्या जनगणना नाम दिया है। अच्छा, अब देखिए गाइस यहाँ पे हम 2021 वाले की बात करेंगे, ना कि 2011 वाले की। चलिए देखते हैं। तो गाइस ये जो पेज खोला है वो भी मैंने दृष्टि IAS का ही खोला है। देखिए इसने कहा कि ओके, तो इसने यहाँ पे देखिए लिखा है कि 2021 की जनगणना 16वीं जनगणना है, और 2011 वाली 15 थी, ठीक है। अब इसने कहा प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 से 600 एक, मतलब इसने जस्ट जानकारी के लिए तो हम बात कर सकते हैं इसकी। तो इसने कहा ऋग्वेद से पता चलता है जो 800 से 600 वाली जो BC थी उसके दौरान कुछ जो विधियां हैं उसके द्वारा जनगणना को जो है बनाए रखा गया था, ठीक है। अब तो गाइस इतनी बात, तो वैसे एक बात यहाँ पे ये लिखिए, जो 2021 वाली का जो थीम है ना वो है आपका जन भागीदारी से जन कल्याण। एक ये भी इम्पोर्टेंट बात हो गई। तो गैस एक और बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है जनगणना 2021 में देरी वाली बात, यानी कि अभी तक की नहीं आई है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पुरानी बात कर लेते हैं, तो 2011 वाली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2011 की बात करेंगे, इस यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए तो बहुत पुराने आंकड़े वैसे भी 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, नहीं इससे ज़्यादा ही है, इनफैक्ट 130 से भी ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें ये पुरानी 2011 की 2021 वाली अभी पूरी तरह से नहीं आई है अभी। तो 2011 की बात करें तो यहाँ पर अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 51.47% है, महिला 48 इनफैक्ट अभी इससे ज़्यादा ही है, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो ये करना है। तो 40.53% है महिला। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो हो गया सिक्किम। सबसे कम जो आपका है केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो हो गया लक्षद्वीप, जिसमें जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम में अगर राज्य की बात करें और लक्षद्वीप अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो इसने कहा जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखिए अब गाइस यहाँ पे। तो मतलब कि किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किसमें उससे कम है, ये हम जानते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए यूपी में है, फिर महाराष्ट्र एंड फिर बिहार आता है, ठीक है। वहीं हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है आपको दिल्ली में मिलेगी, यूनियन टेरिटरीज़ में, फिर अब मिलेगी पुडुचेरी में, फिर मिलेगी चंडीगढ़ में। चलिए, फिर सर्वाधिक दशकीय मतलब हर 10 साल की बात कर रहे हैं, तो दशकीय वृद्धि दर वाली जो राज्य है उसकी बात करें तो दशकीय वृद्धि दर में से फर्स्ट नंबर पे आएगा मेघालय, दूसरे नंबर पर अरुणाचल, और फिर आएगा आपका बिहार का नाम, ठीक है। वहीं पे अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर देखें तो दादरा नागर हवेली, दमदीप एक साथ कर दीजिएगा अब, और फिर यहाँ पे पुडुचेरी। मतलब एक साथ क्यों करना है, हमने तो भी 2011 का देखना है। तो दादरा नागर हवेली, फिर सेकंड नंबर दमनदीप, देन उसके बाद है आपका पुडुचेरी का नाम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब इसे समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या है कि इसने कहा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मतलब ये एक क्षेत्र है जो है वर्ग किलोमीटर
1 वर्ग किलोमीटर। तो इसने कहा इस प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं टोटल, ठीक है, उसे उस एरिया का हम क्या बोल देते हैं, जनसंख्या घनत्व कह देते हैं, ठीक है। अब इसने कहा 2011 की अगर हम बात करें तो इसने कहा कि इसके आधार 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर 70.72% की दशकीय वृद्धि दर के साथ जो भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना हो गया आपका 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। मतलब इसने कहा कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, ठीक है। इस 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 382 लोग रहते हैं, ऐसा औसत निकाला पूरे भारत का, ठीक है। 2001 का अगर हम बात करें, 2001 की बात करें तो उसी 1 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका 325 से मतलब 325 था। अब 2011 वाली देखिए तो इसमें 57 और ऐड कर दीजिए तो हो गया 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। तो अब इसने लिखा है कि हाँ, अर्थात क्या है, भूमि और संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। मतलब इसने कहा कि एरिया तो उतना ही है, लेकिन हाँ 50 लोग 50 के 57 लोग और बढ़ गए, ठीक है। तो भूमि पे दबाव बढ़ा है, संसाधनों पे भी दबाव बढ़ेगा। अब इसने कहा कि राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में काफ़ी जो है भिन्नताएँ हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब अलग अलग राज्य में अगर हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व तो अलग अलग राज्य का अलग अलग होगा। जैसे इसने कहा कि अगर 2011 हम की ही बात करें तो इसने कहा अरुणाचल प्रदेश में अगर हम कहीं तो सबसे कम जो है आपका जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं 17। वहीं बिहार में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, यानी कि उसी 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व या क्या कितना था 77। अभी कितना हो गया गाइस, देखिए तब था 77 और अभी हो गया आपका 382। मतलब आप देख रहे हैं एरिया वही है लेकिन लोग इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है चिंता का विषय। अब इसने कहा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम देखिए, सबसे ज़्यादा है आपका बिहार, अभी हमने देखा, ठीक है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो गैस कुछ और होगा। हम 2011 की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट नंबर, दूसरे नंबर पर देखिए बिहार में कितना 1106 लोग 1 पर वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा ही कम है 1028। फिर यहाँ पे है केरल 860, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात, दिल्ली में देखिए गए मतलब कहानी देखिए कितनी खतरनाक है। बिहार में सबसे ज़्यादा इसने राज्य की बात करें 1106, ठीक है। वहीं दिल्ली, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आ जाएँ तो भाई साहब यहाँ पे है 11320। मतलब लोग जो है पर वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़े पड़े हैं। फिर चंडीगढ़ में 9000 और फिर यहाँ पे पुडुचेरी में 2547। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में तो भरे पड़े हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले मतलब जनघनत्व वाली अगर राज्य की बात करें तो सबसे कम है गई अरुणाचल प्रदेश से 17 लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे है मिजोरम 52, यहाँ पे है सिक्किम 86 लोग, ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में वही बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सबसे कम यानी कि 46। तो दादर नागर हवेली 700 हो गया और लक्षद्वीप में 2000, मतलब इसमें बहुत हो गया फिर भी 2149। और इसने कहा भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा यानी कि 50% से भी अधिक हिस्सा जो है वर्तमान में जो है कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं ना उसमें संलग्न है, ठीक है। कृषि जनसंख्या और कुल जनसंख्या का जो है कृषि भूमि के संदर्भ में घनत्व जो है अपना मापना भी प्रासंगिक है, मतलब आपको ये भी देखना है, ठीक है। तो इसने लिखा है जैसे आपने कृषि जनसंख्या की अगर बात करें तो उसमें कृषक आते हैं, कृषि मजदूर आते हैं, उनके परिवार सदस्य, वो सब कृषि जनसंख्या में आ जाते हैं। और कुल जनसंख्या का कृषि भूमि के संदर्भ में आपको घनत्व बताना है। मतलब इसने कहा कि एक हो गया आपका कायिक घनत्व, राइट। तो इसमें कुल जनसंख्या हो गया और निवल कृषि क्षेत्र हो गया। मतलब इसने कहा कि कुल जनसंख्या सपोज 121 करोड़ बोल दी उसने, और निवल कृषि क्षेत्र इसने कहा कि कुछ मान लेते हैं कुछ ABCD हो गया, ठीक है। मतलब मान लो 50 मान लेते हैं। अब देखिए कृषि घनत्व की बात करते हैं, कुल कृषि जनसंख्या कितनी है और क्या है निवल कृषि क्षेत्र, देखिए फिर कितना है, ठीक है। अब इसने कहा आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि जो 1901 से लेकर 2011 तक की जनगणना का घनत्व की बात करते हैं, तो अब गए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ठीक है। 1901 से लेकर 2011, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1901 से लेकर आप चलेंगे और 2011 तक पे आएंगे। अब यहाँ 1901 में देखिएगा जन घनत्व कितना था 77 था, ठीक है। अब लगातार आप यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट ये बराबर ही ये बड़ा है और बढ़ गया बड़ा, हाँ। तो ये बढ़ ही रहा है गाइस, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए 382, ठीक है।
काफ़ी ज़्यादा। अब लिंगानुपात की बात करते हैं, यानी कि सेक्स रेशियो की बात करते हैं। मतलब लिंगानुपात का मतलब ये हो गया कि कितने महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है गाइस, यहाँ पे लिखा है लिंगानुपात समाज में क्या है, एक निश्चित काल के दौरान क्या है, पुरुषों महिलाओं के बीच प्रचलित समानता को मापने का एक महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक संकेत है। मतलब इसने कहा, इससे आप बता सकते हैं महिलाओं पुरुषों के बीच में क्या समानता है, ठीक है, लिंगानुपात से, ठीक है। लिंगानुपात को प्रति जो है 1000 पुरुषों की तुलना में क्या है, महिलाओं की संख्या बताएं। मतलब इसने कहा कि अगर सोचिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे 1000 पुरुष हैं, तो इस पर महिलाएं कितनी हैं, सपोज 900 है, 800, 700 है, कितनी है, ठीक है। तो मतलब इसने कहा आदमी तो 1000 है, लेकिन महिलाएं भी 1000 हैं या नहीं है, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ठीक है। अब इसने देखिए यहाँ पे क्या कहा कि 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो लिंगानुपात कितना है, 943। इसका मतलब इसने कहा 943, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे 943 महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल हैं, और वहीं पे 1000 क्या है, मेल है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे महिलाएं कम हैं, ठीक है। तो ये प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की जो अपेक्षा स्त्रियों की संख्या हो गई कम। 2001 की बात करें तो यहाँ पे कितना था, 930। देखिए 10-10 साल पे होता है, तो 2011 से पहले 2001 की बात करिए तो 2001 में कितना था, 933 था। 2011 में कितना हो गया, 943 हो गया, यानी कि 10 महिलाएं बढ़ गई हैं। मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि हाँ बेटर है, लेकिन फिर भी 1000 पे इतनी महिलाएं हैं तो कम ही है इनफैक्ट, ठीक है। तो इसने कहा इतना हो गया, पिछले मतलब 10 अंकों का सुधार हुआ है, मतलब धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, अब गई यहाँ पे देखिए, अब नई बात देखिए, नई बात नहीं, समझने वाली बात। इसने कहा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं। मतलब इसने कहा कि महिलाएं सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे अब केरल में देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है केरल में 1084 लिखा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ ना कि 1000 मेल यानी कि पुरुषों पे 1084 फीमेल है। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, केरल में औरतें ज़्यादा हैं, ठीक है। वहीं तमिलनाडु में देखिए यहाँ पे 996, 1000 मेल में, मतलब पुरुषों में 996 महिलाएं। तो इनफैक्ट ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और तीसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। तो गैस आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए कि सारे के सारे जो ना राज्य साउथ के हैं, मतलब साउथ बोले तो दक्षिण साइड के हैं भारत के, ठीक है। अब यहाँ दूसरी बात देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में देखिए पुडुचेरी अच्छा नंबर है, मतलब इनफैक्ट ज़्यादा ही है, 1037 है। फिर दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनफैक्ट कम ही है, अंडमान का भी कितना है, 876 है 1000 पुरुषों में। चलिए अब नई बात चलिए हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर हम बात करें 1901 के बाद, अगर अपवादों को छोड़ दिया तो लिंगानुपात में लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि औरतों की संख्या कम होती जा रही है। और इसका 1901 में अगर हम बात करें तो 972, और तो 972 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 972 महिलाएं थी, ठीक है। तो अभी और चलिए 1901 से अब हम पहुंच गए हैं 2011 में हमने देख लिया कितनी ये हो गई, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, यानी कि कम हुई है। मतलब इसने ये कहा है कि ये कम ही हो रही हैं, ठीक है। फिर इसने ये बोला कि जो 1941 में ह्रास का दौर चलता, मतलब 1941 तक जो है कम होती रही महिलाएं, ठीक है। फिर 51 में क्या होता है कि 1 अंक, और 1981 में 4, और 2001 में 6 अंक, और 2011 में 10 अंक की बढ़ोतरी हुई। मतलब कि कुछ नहीं है, बकवास लिखी है इसमें। ये लिखा है कि 1 महिला बढ़ गई 10 साल में, और अगले 10 साल में इतनी महिलाएं 4 बढ़ गई, 6 बढ़ गई। ये 10, 6 क्या बेकार की बात है। लिंगानुपात का न्यूनतम स्तर जो है वर्ष 1991 में था, यानी कि सबसे कम महिलाएं कब थी, 1991 में थी, यानी कि 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं थी। अब इसने कहा कि पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर भारत में इसने कहा कि 943 बोला, ठीक है, कि मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब इसने कहा पड़ोसी देश में भी देख लेते हैं। तो गए पड़ोसी देश में देखिए, म्यांमार हमसे काफ़ी आगे, श्रीलंका हमसे काफ़ी आगे, नेपाल भी हमसे अच्छी स्थिति में, बांग्लादेश भी हमसे अच्छी स्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ चाइना हमसे बेकार स्थिति में हो गया। क्या यहाँ पे लिखा है 926, और हमारा था 943, ठीक है, हमारा है 943, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे बाकी सब अच्छी स्थिति में है हमारे पड़ोसी, लेकिन चाइना हमसे थोड़ा सा क्या काफ़ी पीछे हो गया, पाकिस्तान हमारे बराबर ही इनफैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साक्षरता यानी कि लिटरेसी की बात करते हैं। तो इसने कहा 7 साल या उससे ऊपर की आयु, मतलब 7 साल के बच्चे या उससे ऊपर की आयु के जो व्यक्ति, बच्चे जो भी हैं, अगर वो किसी भी भाषा, देखिए
ये हिंदी इंग्लिश नहीं, किसी भी भाषा में पढ़ लिखने में सक्षम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, साक्षर यानी कि लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, वे व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं उसे साक्षर नहीं कहा जा सकता। 1981 में अगर बात करें तो 5 वर्ष उससे ऊपर के बच्चों मतलब अभी 7 साल का था, 1981 से पहले 5 साल का हम देखते थे। ठीक है, मतलब इसने ये बोला कि अगर आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप लिख नहीं सकते तो आप साक्षर नहीं हैं। ये देखिए, हाँ, तो ये बेकार की बातें हैं। यहाँ लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04%। ठीक है, तो पुरुषों की 82% है, महिलाएं हैं आपकी 65.46% है। अब एक बात और, मतलब अगर ना वैसे आप अपना सिग्नेचर भी कर पा रहे हैं ना, मैं अगर अपना सिग्नेचर भी कर पा रही हूँ, ऐसे पढ़ भी पा रही हूँ ना, तो मैं साक्षर हूँ। बस इतना भी मैंने करके दिखा दिया ना, तो इसका मतलब मैं साक्षर हूँ। कि ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं कि अगर बस आप अपना नाम लिखना जान गए, बस नाम लिखवाएंगे आपसे और आप साक्षर हैं। तो इस प्रकार पुरुष और महिला की साक्षरता में लगभग जो है 16.68% का जो है अंतर है। और इस स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की जो साक्षरता दर देखिए यहाँ पे कितनी लिखी, 18.3 थी, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो पुरुष थे 27% और 8.8% महिलाएं साक्षर थी उस वक्त। अब इसमें लिखा है, ये देखिए कोई पूछेगा नहीं, बस आप देखिए, अशोधित साक्षरता दर कुल साक्षर लोगों की संख्या बट्टे देश की कुल जनसंख्या इंटू 100। इसमें प्रभावी साक्षरता दर की तो 7 वर्ष उससे अधिक के साक्षरों की संख्या और 7 वर्ष से अधिक आयु की कुल जनसंख्या और इंटू 100 कर दो। बेकार की बात है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। अब इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए कितना है। देखिए केरल है सबसे फर्स्ट नंबर पे, केरल, फिर मिजोरम है, फिर हमारे पास है गोवा। ठीक है, अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर लक्षद्वीप में है, फिर दमन द्वीप है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप। अब इसमें न्यूनतम साक्षरता वाले बिहार ही हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे राजस्थान, यानी कि यहाँ पे बिहार यूपी का ही नाम हो सकता है पहले नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली हो गया आपका, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ नहीं लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है नगरीय क्षेत्र, तो यहाँ लिखा है जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया, एक हो गया वैधानिक नगर, एक हो गया जनगणना नगर। ठीक है, तो इसका जो वैधानिक नगर होता है ना, इसका मतलब ये हुआ जहाँ नगर पालिका समिति, नगर निगम, जो कैंट एरिया होता है, छावनी होती है, वो हो, तो वो आपका हो गया वैधानिक नगर। अगर यहाँ पे हम बात करें जनगणना नगर की बात करें तो इसमें क्या है, देखिए जनगणना नगर वो हो गया जिसकी जनसंख्या जो है मिनिमम जो है 5000 हो। ठीक है, दूसरा पुरुषों की जो कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% जो है गैर कृषि कार्य में हो। इसका मतलब इसने ये बोला, देखिए इसने कहा 2 टाइप के नगर की बात करी। ठीक है, वैधानिक हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे नगर पालिका समिति, नगर निगम, कैंट एरिया, ये सब होता है। अब देखिए जो आपका जनगणना नगर है उसमें सबसे पहले तो वहाँ की जनसंख्या कम से कम 5000 हो, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो पुरुष है ना, उसमें जो 75% पुरुष है वो गैर कृषि कार्य में हो। मतलब ये नहीं कि कृषि कार्य उससे संबंधित तो जो गतिविधियाँ हैं उसमें संलग्न, नहीं, गैर कृषि कार्य में हो, चाहे आप ठेला ही चला रहे हो। ठीक है, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व तो कम से कम कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति कम से कम हो। मतलब ये अच्छा खासा, मतलब खतरनाक भीड़ वाला एरिया होगा। इसने कहा ऐसे नगर को जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है तो उसको हम बोलते हैं शहर। ठीक है, तो मतलब शहर होने के लिए या बोलने के लिए हमें एटलीस्ट 1 लाख जनसंख्या चाहिए। फिर ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो नगरीय शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा, देखिए अवरोही का मतलब होता है ज़्यादा, कम कम कम, ऐसे आगे। तो इसने कहा कि सबसे ज़्यादा हो गई गोवा में होती है भीड़, बहुत है, मिजोरम में है सेकेंड नंबर, फिर है तमिलनाडु और फिर है केरल। न्यूनतम मतलब ये, हाँ गाइस ये है, देखिए जनसंख्या की बात नहीं कर रहे, शहरी या नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो नगरीय शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पे है गोवा में, देन मिजोरम है, तमिलनाडु है, फिर केरल है। अच्छा, अब इसमें का सबसे कम न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले, तो हम आ गए हिमाचल प्रदेश में, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। सबसे ज़्यादा सबसे कम इसमें लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में, उससे ज़्यादा बिहार में, उससे ज़्यादा असम में, उससे ज़्यादा उड़ीसा, देन उससे ज़्यादा मेघालय। नगरीकरण की बात करते हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। हमने देखा था जनसंख्या एंड नगरीकरण की बात होगी। नगरीकरण, इसमें अगर किसी क्षेत्र या नगर की जनसंख्या, उसका आकार, उसकी संरचना, उसकी कार्मिक क्षेत्र में गतियात्मक परिवर्तन
को ही हम क्या बोलते हैं, नगरीकरण बोलते हैं। मतलब वो पहले गांव था, फिर उसमें कुछ बेटर हुआ, उससे बेटर हुआ, बेटर होते होते गांव जो है नगर में बदल गया, ठीक है। अब इसने कहा महानगर की बात करते हैं। तो इसने कहा कोई भी नगर या शहर जिसकी जनसंख्या अगर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं महानगर, ठीक है। तो भारत में अगर महानगर की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या या 10 लाख कहाँ की है, मुंबई की हो सकती है, दिल्ली की है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, पणजी, पणजी गोवा की राजधानी है, फिर है त्रिवेंद्रम, यहाँ की है 10 लाख से ज़्यादा, राइट। आदि, आदि का मतलब और भी है, ठीक है। भारत की प्रमुख जो है महानगर घटते क्रम में देखिए, तो यहाँ पे जनसंख्या लिखी है यहाँ पे, तो मुंबई की जैसे 18.41 मिलियन है, तो मुंबई सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद है दिल्ली का नंबर आता है, फिर उसके बाद कोलकाता, चेन्नई का नंबर आता है, ठीक है। फिर इसने लिखा भारत के 10 लाख या उससे अधिक वाली जनसंख्या वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने कहा कि इस भारत में जो है ना 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर की बात कर रहा है 2011 के सेंसस के, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या किस शहर में है या नगर में है। तो देखिए अगर हम यूपी में बात करें तो हमारे पास 7 ऐसे शहर हैं जिसकी जो जनसंख्या है 10 लाख से ज़्यादा है, यानी कानपुर में है, लखनऊ में, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो भी है, ठीक है। अब इसने कहा कि केरल में भी 7 ऐसे शहर है, कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर, मल्लपुरम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोल्लम, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में 6, ग्रेटर मुंबई है, नागपुर, पुणे, नासिक, वसई, विरार सिटी एंड औरंगाबाद। मध्य प्रदेश में 4 हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। गुजरात में 4, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट। तमिलनाडु 4, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और क्या है, तिरुचिरापल्ली। देन आंध्र प्रदेश में 3 है, हैदराबाद, विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा लिखा है यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश में गए, हैदराबाद तो अब तो तेलंगाना का पार्ट है, ठीक है। चलो अब इसने कहा कि झारखंड में 3, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, और राजस्थान में 3 है आपका जयपुर, जोधपुर, कोटा। हर एक की जनसंख्या जो है ना 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख है। पंजाब 2, लुधियाना, अमृतसर, बिहार, पटना, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता और क्या है, आसनसोल, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। कर्नाटका में बेंगलुरु अकेला है। फिर यहाँ हरियाणा में फरीदाबाद है आपका, छत्तीसगढ़ रायपुर, फिर है दुर्ग, भिलाई नगर, फिर उसके बाद दिल्ली में दिल्ली ही है खाली, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है और आपका चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ही है। अब इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार इसने कहा 10 से लेकर 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 44 है, और 40 लाख से अधिक की जो अधिक के जो जनसंख्या वाले नगर है वो हमारे पास है 9, मतलब आप समझिए। इसने कहा 10 लाख से ऊपर वाले क्या होते हैं, महानगर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, महानगर, ठीक है। अब इसने कहा 10 से और 40 लाख के बीच में हमारे पास कितने नगर हैं या महानगर हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 44 है टोटल, ठीक है। इसने कहा 40 लाख से भी ज़्यादा है यार जनसंख्या, कितने नगरों की, 9 नगरों की, 40 लाख से ज़्यादा, जाने कहाँ रहते हैं सब, ठीक है। तो महानगर हमने देख लिया। मेगा सिटी की बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या देखिए गाइस क्या लिखा है, 1 करोड़ से अधिक। जहाँ की भी जनसंख्या, मतलब जिस भी नगर की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है वो है मेगा सिटीज़, ठीक है। जैसे दिल्ली की तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो गाइस ये क्रम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, राइट। इसमें एक सर्वे के अनुसार 2030 तक अगर हम बात करें तो हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद शहर भी मेगा सिटीज़ में आ जाएंगे, मतलब इसकी भी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। आयु वर्ग की बात करते हैं, यानी कि एज ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसने कहा सामान्य जनसंख्या को जो है 3 विस्तृत आयु वर्ग में विभाजित कर दिया इसने। देखिए अब इसने ये बोला कि याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसने कहा 3 पार्ट में हमने लोगों को बांट दिया। जैसे एक हो गया बाल आयु, एक हो गया प्रौढ़, एक हो गया वृद्ध, यानी कि जो बूढ़े हो जाते हैं वो वाले। तो जो बाल आयु है, जो 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनको हम बाल आयु वर्ष में डाल देते हैं। फिर प्रौढ़ वो है जो 15 से लेकर 64 तक चलेंगे, और 64 से अधिक वर्ष वाले वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ना एक चीज़ और यहाँ लिखी है, तो इसने कहा जो जिन लोगों की एज 15 से लेकर 64 के बीच में होती है ना, वो उत्पादक वर्ग होते हैं, यानी पैसा कमाते हैं, परिवार पालते हैं, वो वाला। अब उसी में अगर हम बात करें 0 से 14 वाले, ना पैसा कमाते हैं ना, ये डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, और उत्पादक तो होते ही नहीं है,
कुछ ना कमाई करते हैं ना कुछ करते हैं, तो अनुत्पादक होते हैं। अब वहीं अगर हम बूढ़ों की भी बात करते हैं 64+ वालों की, तो वो भी क्या होते हैं, अनुत्पादक। यानी कि उत्पादक कौन है, ये वाला वर्ग, यानी 15 साल से लेकर 64 वाला जो कमा वमा लेता है, अपने परिवार को चला लेता है, ठीक है, दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है, वो हो गया उत्पादक वर्ग, तो वो ये वाला है। और ये जो है ना, छोटे बच्चे और बूढ़े, अनुत्पादक। यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की संख्या जो है 40% से अधिक है, ठीक है, तो इसने कहा उस देश की जो जनसंख्या प्रगतिशील होगी, क्योंकि वह क्या है, पूर्व कार्यबल होती है, ठीक है, क्योंकि गाइस यही जो है आगे बढ़ के वो बनेंगे, जो लाइक उत्पादक वर्ग बन जाएंगे। अब इसने कहा कि वृद्ध आयु को जो है वरिष्ठ वर्ग की भी संज्ञा दी जाती है, और माना जाता है कि जब किसी देश में जो है इस आयु वर्ग के जो लोग हैं वो 8% से कम है, तो प्रगतिशील जनसंख्या है। मतलब हमको ये लोग ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसने कहा कि 8 से कम ही रहे तो ठीक है, 8% से कम ही रहे तो ठीक है। तो अगर ऐसा 8% से कम रहती तो ठीक बात है, चलो मतलब ये परेशान नहीं करेंगे, अनुत्पादक है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा हो 50%, तो मतलब ये जनसंख्या भी इतनी सारी हो जा रही है, कर भी कुछ नहीं रहे हैं, तो ये कम ही रहे तो ठीक है। तो इसने यही बात की। अब इसने कहा जनानिकीय लाभांश, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इसने कहा जो जनानिकीय लाभांश है जनसंख्या की संरचना में मानव संसाधन के सकारात्मक और क्या है, सतत विकास को दर्शाता है। देखिए गाइस, इसमें से जनानिकीय लाभांश में ये है ना, अगर एक व्यक्ति है ना, तो वो क्या है, मानव संसाधन है, मतलब कि आपके देश को पैसा कमा के दे रहा है, ठीक है, तो ये एक संसाधन है, ठीक है, तो मतलब ये अच्छा है। अब इसके अंतर्गत किसी देश की जो कार्यशील वर्ग को स्वस्थ कार्यशील वर्ग, मतलब इसने कहा जो 15 से 64 साल वाला होता है व्यक्ति, जो काम वाम करता है, पैसा कमाता है, वो स्वस्थ हो, शिक्षित हो, सशक्त हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। भारत की गणना जनानिकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है। मतलब ये है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट अब हम फर्स्ट नंबर पे हैं, और यहाँ पे जो जनानिकीय लाभांश, यानी कि हमारे पास जो ना लोग हैं वो ये 15 से लेकर 64 वर्ष वाले ज़्यादा हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इसने कहा प्रौढ़ आयु वर्ग, तो इसने कहा ये जो प्रौढ़ आयु वर्ग है इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो जो ये प्रौढ़ आयु वर्ग में कौन से आते हैं, 15 से लेकर 64 साल वाले आते हैं, ठीक है, इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया 15 से लेकर 39 वाले, एक हो गया 40 से लेकर 64 वाले, ठीक है। तो जो 15 से 39 वाले की बात करें तो हम उसको बोलते हैं युवा वर्ग, और ये जो 40 से 64 वाले की बात करते हैं उसको हम कार्यशील और क्या है, उत्पादक वर्ग होता है वो, ठीक है। मतलब ये भी पैसा कम, ये युवा है जो 40 साल तक का युवा है, ठीक है। तो जो कार्यशील है, उत्पादक है, वो 40 से लेकर 64 वाला है। इसमें का जनानिकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, उल्टा बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा, जनानिकीय लाभांश में जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि निर्भरता अनुपात की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस निर्भर वही है जो कमा नहीं रहा है, दूसरे पे निर्भर है, यानी कि जो छोटे वाले बच्चे थे और जो बूढ़े वाले लोग थे वो, ठीक है। अब इसने कहा कि उत्पादक और कार्यशील जनसंख्या, हमने कहा 15 से लेकर 64 वाली जो है वो उत्पादक भी है, कार्यशील भी है। अनुत्पादक वाली हमने देखा था 15 साल से छोटे वाले बच्चे, और जो है 65 से बड़े वाले बूढ़े, ये वाले, तो ये होते हैं निर्भरता अनुपात होता है ये, ठीक है। ये सूचकांक जो है गरीब और क्या विकासशील देश में उच्च पाया जाता है। मतलब इसने कहा अगर कोई देश गरीब है तो वहाँ हम देखेंगे ना कि जो 15 साल से कम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, या 65 से ज़्यादा वाले जो बूढ़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये गरीब देशों में आपको देखने को मिलेगा, विकासशील देशों में देखने को मिलेगा। हालांकि भारत भी विकासशील देश है, लेकिन भारत में आप ना ये वाला वर्ग ज़्यादा पाएंगे, ठीक है। अब इसने कहा जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसने कहा कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉमसन और नॉटिस्टिन, इन दोनों को माना जाता है। और बाद में क्या है आपका कॉलिन क्लार्क ने क्या करा, इसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करा, कुछ उसमें सुधार करा, ठीक है। उसने कहा हाँ इनकी जो थ्योरी है थोड़ी सी हो सकता है कहीं गलत है, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये कॉलिन क्लार्क ने करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी भी समाज की प्रारंभिक अवस्था में जब वह ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित होते हैं तब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है, उच्च होती है। मतलब इसने ये बोला कि जब अगर कोई देश गरीब है, ठीक है, तो उस देश का हाल ये होगा कि वहाँ पे जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी। मतलब इसने कहा पैदा हो रहे हैं 1 करोड़, मर भी रहे हैं कुछ लाख, मतलब मर भी रहे हैं 80 लाख, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट बरा 80 भी नहीं 90 लाख कर दो। तो इसने कहा 1 साल में 1 करोड़ पैदा हो रहे हैं, 90 लाख मर जा रहे हैं,
मतलब ऑलमोस्ट के बराबर ही रहेगा सब कुछ और ज़्यादा रहेगा। इसने कहा आर्थिक और सामाजिक विकास के कारण क्या होता है, जब यही समाज जो है नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित हो जाता है तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। मतलब इसने कहा कि इसने ये बोला कि जब अब आप क्या है पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक ठाक हिसाब किताब अगर आपका चल रहा है तो जो जन्म दर है, ठीक, अब आप नगरीय हो रहे हैं, ठीक है, आप औद्योगिक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो क्या होता है ना, जन्म दर भी और मृत्यु दर ये दोनों कम हो जाएगी। मतलब इसने ये कहा कि आपके अंदर अकल आ जाएगी, भैया ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने, यानी कि जन्म दर कम बच्चे पैदा करेंगे तो जन्म दर कम। अब आपको क्या है चिकित्सा विकित्सा के बारे में पूरी नॉलेज है, आपके पास डॉक्टर हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो क्या होगा कि जहाँ पहले 100 लोग मर रहे थे वहाँ पे हो जाएंगे 10 लोग मरने लगेंगे, यानी कि यहाँ पे मृत्यु दर भी हो जाएगी कम। यानी कि अकल आ जाएगी तो जन्म दर कम, और चिकित्सा विकित्सा पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। यानी कि इसने कहा जब देश ठीक ठाक अच्छा चल रहा हो, विकसित है, और मतलब अच्छा पैसे वैसे वाला ठीक ठाक चल रहा हो, मतलब तो जन्म दर कम मृत्यु दर कम। लेकिन जहाँ वहीं गरीबी भुखमरी है तो जन्म दर ज़्यादा मृत्यु दर ज़्यादा, दोनों ज़्यादा। अब इसने कहा कि बाकी जो अच्छा चल रहा है तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम हो जाएगी। तो ये परिवर्तन क्या विभिन्न चरणों में होता है, ठीक है। मतलब इसने कहा कि हम ना पहले यहाँ थे, अब यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा जिन्हें क्या है सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जनानिकीय चक्र। मतलब हिसाब किताब अगर भारत की बात करें तो गरीब भी था, जन्म दर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, मृत्यु दर के अकाल पड़ रहा है, करोड़ों में लोग मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम उस स्थिति से आज की स्थिति में आ गए हैं कि मृत्यु दर भी कम है, जन्म दर भी कम है। हम लोग को समझ में आ गया 2 बच्चे बहुत है, इनफैक्ट अब तो बहुत लोग कह रहे हैं 1 ही बच्चा बहुत है, ठीक है। तो जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम, ठीक है। अब इसने कहा समाज की अवस्था की बात करते हैं तो ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अगर समाज है तो वहाँ पे इसने कहा कि उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, ठीक है। अब जनानिकीय संक्रमण यानी कि अब बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है जब बदलाव आए तो हमने देखा नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है दिमाग आ रहा है लोगों में, तो जन्म दर भी कम हो जा रही है, और वहीं पर क्या है चिकित्सा विकित्सा ये सारी चीज़ें पैसा वैसा सब कुछ सही है तो मृत्यु दर भी कम हो रही है, ठीक है। तो बस इसने यही बात कही है। अब यहाँ लिखा जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ों के जो है मुख्य बिंदु, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घटना चक्र की वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। और बस गाइस इतना कर दीजिए, इतना काफ़ी है। चलिए हम व्हाट्सएप नंबर मेरे दे रखा है, अगर आपको PDF रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम जो पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ।